नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे जनरल फाइनेंशियल रूल्स की। ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको जिज्ञासा रहती है कि ऑफिस में या सरकारी काम कैसे चलता है। जो ख़रीदारी होती है, किस तरीके से ख़रीदारी करते हैं, उसके क्या रूल होते हैं, तो उसके बारे में जो जानकारी है वो सबको जानने की इच्छा होती है कि ये हमें भी पता होना चाहिए। तो आप अगर ये मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का डिटेल में पता चल जाएगा और मैं बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। भले आप इंग्लिश में यहाँ आप देख रहे हैं और मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में बताऊंगा। तो देखिए, जब आप जनरल जीएफआर की बात करते हैं तो जीएफआर के चैप्टर जो है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें जो रूल हैं 142 से लेके 176 तक वो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स की बात करते हैं। और रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसेज, देयर आर टू टाइप ऑफ सर्विसेज हैं। कंसल्टेंसिंग सर्विसेज रूल 177 से लेकर के 196 और आउटसोर्सिंग सर्विसेज रूल 197 टू 207 तक। तो ये यहाँ पर ये रूल के बारे में कि अगर आपको रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स का रूल के बारे में पता करना है तो 142 से लेकर 146 तक, और अगर आपको सर्विस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करनी है तो जो कंसल्टिंग सर्विसेज हैं उनके लिए 177 से 196 और आउटसोर्सिंग के लिए 197 से 207 तक। देखिए, सबसे पहले हमारी बात होती है गुड्स की। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है वो जानते हैं इसकी डेफिनेशन, और लेकिन जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी है उनके लिए किताब में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि गुड्स कहते किसे हैं। गुड्स हम जो भी सामान खरीदेंगे, चाहे वो एरोप्लेन है, चाहे वो शिप है, चाहे वो एक पेन है, वो सारा गुड्स कहलाता है। तो यहाँ पर जब भी बात आगे गुड्स की होगी तो उसमें सारी चीज़ इंक्लूड होंगी कि जो सामान खरीदा जा रहा है उसको हम गुड्स कहेंगे। उसको एक गुड्स के नाम से बुलाया जाएगा इसमें, जहाँ भी आप इसी टर्म यूज की जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ देता हूँ। द टर्म गुड्स इंक्लूड्स ऑल आर्टिकल्स, मटेरियल, कमोडिटी, लाइव स्टॉक्स, फर्नीचर, फिक्चर्स, रॉ मटेरियल, स्पेयर्स, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, मेडिसिन्स, रेलवे, रोलिंग स्टॉक, assemblies, sub-assemblies, accessories, a group of machinery comprising of an integrated production process or such other categories of goods or intangible products like software, technology, transfer, license, patent or other intellectual properties purchased or otherwise acquired for the use of government but excludes books, publications, periodicals, etc. for a library। देखो, लाइब्रेरी के लिए इन्होंने अलग रखा है, पब्लिकेशंस को अलग रखा है। ठीक है। द टर्म गुड्स आल्सो इंक्लूड वर्क एंड सर्विसेज विच आर incidental or consequential to supply of such goods such as transportation, insurance, installation, commissioning, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस। देखिए, मैंने जो आपको पहले बताया बात वही है कि आप जो भी चीज़ ऑफिस के लिए परचेज की जा रही है इसमें सारी चीज़ इन्होंने इंक्लूड ले ली, उन सबको गुड्स के नाम से जाना जाता है। अब परचेजिंग की जब आप बात है तो हम बेसिक एम रिक्वायरमेंट, बेसिकली ऑफिस के लिए जो हम रिक्वायर करते हैं वो पब्लिक रिक्वायरमेंट होती है और पब्लिक इंटरेस्ट में की जाती है। तो भारत सरकार ने उसके एम निश्चित किए हैं। हमारा जो बेसिक एम रिक्वायरमेंट का है वो क्या होना चाहिए, उसमें सबसे पहले हमारी बात आती है राइट क्वालिटी। जब रिक्वायरमेंट होता है ऑफिस के लिए, जो रिक्वायरमेंट है वो हमको जो ज़रूरत है वही चीज़ चाहिए, और वो उसकी गुणवत्ता है वो बिल्कुल हमारे मापदंडों पे, हमको जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खरी उतरनी चाहिए। रिक्वायरमेंट एम टू बाई जस्ट राइट क्वालिटी दैट विल सूट टू नीड, नो मोर एंड नो लेस। हमको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है क्वालिटी के साथ में। क्वांटिटी ना तो आपको ज़्यादा खरीदना है और ना ही ऑफिस में कम खरीदना है। जैसे हमको रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है तो हम कम स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ों को खरीद रहे हैं तो वो भी गलत है। और अगर हमको
कम रिक्वायरमेंट है और हमने बल्क में परचेज कर लिया तो वो कंडीशन भी गलत है। राइट प्राइस, ठीक है। देखो, जब हम रिक्वायरमेंट करते हैं तो घरों में घर का सामान भी लाते हैं, तब भी यही होता है कि हम अच्छे से अच्छे बाजार भाव में अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदें, प्राइस जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई हो। तो ये सरकार भी यही कहती है, भारत सरकार, कि भाई आप जो खरीद रहे हो वो उसकी भी प्राइस राइट होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा दाम नहीं दे सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट करेक्ट टू एम द चीपेस्ट मटेरियल। आप अच्छी चीज़ खरीद ली, मतलब सस्ती चीज़ खरीदी और वो अच्छी नहीं है, तो वो भी गलत है। आप वैसे नहीं कर सकते। द प्राइस शुड बी जस्टिफाई, ठीक है। राइट टाइम एंड प्लेस। अब आपको ऑफिस में कोई भी चीज़ आपको 4 दिन के अंदर चाहिए, 15 दिन के अंदर चाहिए। अब जो आपको जहाँ से आप खरीद रहे हो वो आपको 20 दिन के या 22 दिन के बाद मिल रहा है, तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। आपको कहाँ पे डिलीवरी चाहिए वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है रिक्वायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। अगर आप ये चीज़ अनरियलिस्टिक रखोगे कि वो जस्टिफाई, आपके 20 दिन का टाइम है, आप 20 दिन में कोई नहीं दे रहा है, तो वहाँ डिस्प्यूट रेज हो जाएगा और फिर सामने वाला आप और भारत सरकार के बीच में आपस में वाद विवाद खड़ा हो जाता है, जो कि गलत होता है। तो हम जब भी ये चीज़ें रिक्वायरमेंट करें तो ध्यान रखें कि हमको हमारी ज़रूरत प्राथमिकता देनी है, हमारी ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी है, ना कि सामने वाले जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसकी कोई टर्म कंडीशन है उसको मानना है। उसको बिल्कुल भी नहीं मानना है, आपको अपनी टर्म कंडीशन ही उनसे मनवानी है। राइट सोर्स, सही जगह से सामान खरीदना है, ठीक है। अब सही जगह से कैसे हुआ है, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको कुछ रिम खरीदनी है, उसके लिए आप होलसेलर के पास या वहाँ जाओगे 5 रिम, तो वो आपको महंगी पड़ जाएंगी, ठीक है। और आपको बहुत सारी रिम खरीदनी है, न्यूज़पेपर खरीदना है, वो सॉरी आपको A4 साइज पेपर खरीदना है, बल्क में खरीदना है, 1000 रिम चाहिए, उसके लिए आप एक छोटे से दुकानदार के पास जाओगे तो भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन गलत है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदनी है। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर पब्लिक बाइंग, हम जो ऑफिस में बाइंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, वो क्या होता है, वो पब्लिक के लिए होती है, वो भारत सरकार के लिए होती है। तो उसका भारत सरकार ने बोला कि आपको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल तो याद रखना ही रखना है जब आप रिक्वायरमेंट करेंगे। इसमें क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट होगा पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, और जो भी करेगा उसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और इस रिक्वायरमेंट में आपको एफिशिएंसी, इकोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों का ध्यान रखना है। जब रिक्वायरमेंट की जाएगी उनमें इन तीनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो रिक्वायरमेंट होगा वो बिल्कुल फेयर होगा। फेयर मतलब कहीं पर भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपने किसी को फ़ायदा पहुंचाया है, और जो भी सप्लायर है उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो सप्लायर हैं उनमें कंपटीशन की भावना पैदा हो और वो सस्ते से आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए सरकार को वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी दरों पे उपलब्ध करवाएं। अब कौन खरीद सकता है? अब कौन खरीद सकता है इसके लिए देखिए, द एन अथॉरिटी विच इज कंपिटेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर में सैंक्शन द परचेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन पब्लिक सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स फॉलोइंग द जनरल प्रोसीजर कॉन्टेंट इन दीज रूल। देखिए, जो जिसको पावर डेलीगेट की हुई है, पावर कहाँ डेलीगेट होती हैं? मिनिस्ट्री के पास पावर होती है। मिनिस्ट्री हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पावर डेलीगेट करता है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेड ऑफ ऑफिस को पावर डेलीगेट करता है। अब इन तीनों जगह पर यही तीन चीज़ें, यही तीन जो होते हैं वही कंपिटेंट होते हैं किसी भी परचेजिंग की स्वीकृति देने के लिए या परचेज करने के लिए। और इसका जो आपको कौन कंपिटेंट है ये पता करने के लिए आपको डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर देखनी पड़ेंगी। अपने ऑफिस की डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर देखनी पड़ेंगी। आपके ऑफिस में आपके हेड ऑफ ऑफिस को क्या पावर डेलीगेट की हुई है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने, वो आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है, और मिनिस्ट्री ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को क्या पावर डेलीगेट की हुई हैं इसका भी लेटर इशू किया जाता है। वो कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का आपको वो देखना पड़ेगा। तो वो जिनको पावर दी हुई है खर्चा करने की वही लोग खर्चा कर सकते हैं। उनकी सहमति के बिना आप कुछ भी अगर खर्च करते हैं तो वो अनऑथराइज होता है और उसका बिल पास नहीं होना चाहिए। Power for procurement of goods, Rule 149. The Ministry of Department have been delegate full power to make their own arrangement for procurement of goods that are not available on GEM. Common use goods services available on GEM are required to be procured मैंडेटरली थ्रू जेम। देखिए आजकल बहुत एक प्रैक्टिस चल रही है, लोगों ने जेम को अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जेम मैंडेटरी है, आपको प्रोक्योरमेंट जेम से ही करनी है। और अगर जो चीज़ें जेम पे अवेलेबल नहीं हैं केवल आप उन्हीं की प्रोक्योरमेंट ओपन मार्केट से कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जेम यूज करिए और जो चीज़ जेम पे नहीं है उसके लिए आपको प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाइए कि साहब ये जीएम पे अवेलेबल नहीं है, उसके बाद ही उसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए। कुछ अभी क्लैरिफिकेशन आया, अगर आप जीएफआर पुरानी पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप याद रखें कि रूल 148, 156, 159 फोर्थ, 163, 173 और ये 15 एंड 174 ऑफ जनरल ये डिलीट कर दिया गया है। कौन सा ओएम है? इस ओएम के अकॉर्डिंग। तो जब भी आप रूल देखें तो ये पक्का देखें और इनके वहाँ पे जो बुक है वहाँ पे लिख लें कि ये डिलीट करें, या फिर आप नई वाले जो नया संस्करण है जीएफआर का वो पढ़ें। जैसा आपको सबको पता है 2016 से जेम इम्प्लीमेंट हो चुका है और जेम के थ्रू आपको प्रोक्वायरमेंट करनी है। जेम का चैप्टर आप जेम की क्लास में समझेंगे, लेकिन आप ये ध्यान में रखनी है कि ओपन मार्केट से ख़रीदने से पहले आपको जेम पर ख़रीदना है। जेम पर कोई चीज़ जो अवेलेबल है उसी को ही ख़रीदना है। उससे आपका क्या होगा, आपका जो भी आने वाले टाइम में ऑडिट होगी कभी इंटरनल ऑडिट, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा माना जाएगा और उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। ठीक है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जेम पे जो रेट है, द प्रोक्वायरिंग अथॉरिटी विल सर्टिफाई द रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स। जेम पोर्टल शैल बी यूटिलाइज बाय द गवर्नमेंट वायर्स फॉर डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज एज अंडर। ठीक है, जो इसकी रेट को मार्केट रेट से जस्टिफाई ज़रूर कर लेना है कि ये जो रेट हैं ये मार्केट रेट से ज़्यादा तो नहीं है। अप टू 25,000 through any of the available supplier on GEM meeting the requisite quality specification and delivery period. Above 25,000 and up to 5 lakh through the GEM seller having lowest price amongst the available sellers excluding automobile of at least 3 different manufacturers on GEM meeting the requisite quality specification and delivery period. The tools for online bidding and online reverse auction available on GEM can be used by the buyer even for procurement less than ₹5 lakhs. देखिए यहाँ पर जेम में जैसे ही आप 25,000 का जो 25,000 कोई भी 25,000 तक की परचेज किसी भी बायर से आप ख़रीद सकते हो जेम पे जा कर के, और 25 से 5 लाख तक की है तो ऑटोमेटिकली वो जो परचेज कमेटी जो रूल है ऑफलाइन वाला वही सेम जेम पे भी वही चला जाता है, वही लागू होता है वहाँ पर भी और अपने आप ही वो लोएस्ट वन दिखा करके आप उनसे जेम ले जाओ। और ये चीज़ जब आप जेम मैनुअली आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, डील करोगे, आप जेम की वेबसाइट खोल के बैठोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। बस ये रूल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप 25,000 तक किसी भी जो जेम के अवेलेबल सप्लायर उससे ख़रीद लो और 25 से 5 लाख तक का आप ये। और मोबाइल को इन्होंने एक्सक्लूड किया है, यहाँ पर 30 लाख तक की इन्होंने लिमिट रखी हुई है। अबव द
5 lakh through the supplier having lowest price meeting the requisite quality specification and delivery period after mandatorily obtaining bids using online bidding or reverse auction tool provided on GEMS excluding यहाँ पे ऑटोमोबाइल को फिर उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है। Registration of supplier for goods and services not available on Jones. The head of ministry department may also register supplier of goods and services which are especially required by the department or office periodically. Registration of suppliers should be done following a fair, transparent and reasonable procedure and after giving due publicity. Some registered suppliers should be board on GEM as and when the item of service gets listed on GEM. देखिए यही जो जेम पे अवेलेबल नहीं है उसके लिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को क्या करना है कि बाहर में जितने भी वो चीज़ जो जेम पे अवेलेबल नहीं है उसको सप्लाई करने वाले हैं उनको क्या करना है, पब्लिक न्यूज़पेपर में देना है कि भाई हम ऐसे सप्लायर्स का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या वो सप्लायर हमारे पास आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी रेट्स बताएं और फिर उन रेट्सों पे हम उनको हमारी जो ऑफिस के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर वो हमारे डिपार्टमेंट अप्रूव करता है तो उनसे मंगाई जाएंगी, ख़रीदारी की जाएगी। परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन, विदाउट कोटेशन पहले था, अब ये इसमें GFR 2017 में इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। ये सेम वही 2005 वाला जो क्लॉज है वही रखा हुआ है। तो परचेज ऑफ गुड्स अप टू वैल्यू ऑफ ₹25,000, ठीक है, only on each occasion may be made without inviting quotation or bids on the basis of a certificate to be recorded by the competent authority in the following format. ये जो फॉर्मेट है ये आपकी फाइल में लगा होना चाहिए, ये बिल के साथ भी लगता है, ठीक है। तो ये एक जो कंपेटेंट है, जो अथॉरिटी परचेज कर रही है, कितने तक की वैल्यू, 25,000 तक की वैल्यू की गुड्स परचेज की जा रही हैं, तो उनके बिल के साथ में ये सर्टिफिकेट पक्का लगा होना चाहिए। वो अपना नाम लिखेंगे, आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स परचेज आर of the requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at reasonable price. अब इसके बाद में परचेज कमेटी आती है। परचेज कमेटी का जो यहाँ पे लिमिट है वो जेम के अलावा जिन चीज़ों जो जेम पे अवेलेबल नहीं है उन चीज़ों के लिए जो परचेज कमेटी बनती है उसकी जो पावर होती है वो 2.5 लाख रुपए तक की है। 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक की अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो परचेज कमेटी के थ्रू की जाएगी। और परचेज कमेटी कौन बनाता है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। परचेज कमेटी बनाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अप्रूवल के पहले परचेज कमेटी नहीं बनेगी, ठीक है। कई जगह हेड ऑफ ऑफिस ही परचेज कमेटी गठित कर देते हैं, तो वो इस रूल का वायलेशन है। आप जब भी परचेज कमेटी बनवाएं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का अप्रूवल जरूर लें। द कमेटी विल सर्वे द मार्केट टू असर्टेन द रीजनेबल रेट्स, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट सप्लायर। अब परचेज कमेटी का काम है कि वो मार्केट में जो एप्रोप्रिएट सप्लायर हैं उनको आइडेंटिफाई करे और अपनी जो भी परचेजिंग की जा रही गुड्स उनकी रेट्स, क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उन जो सप्लायर्स हैं उनसे सील्ड कोटेशन लेके आएँ और फिर उनको खोलें, ठीक है। बिफोर रिकमेंडिंग द प्लेस ऑफ द परचेज ऑर्डर्स द मेंबर ऑफ द कमेटी विल जॉइंटली रिकॉर्डेड ए सर्टिफिकेट एज अंडर। अब इसमें क्या है, परचेज कमेटी के तीनों मेंबर जो भी हैं वो एक जॉइंटली ये सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद ही परचेजिंग की जाएगी। सर्टिफाइड दैट बी मेंबर ऑफ द परचेज कमेटी आर जॉइंटली और इंडिविजुअली। अब इसमें देखो वो तीनों ही आपस में सहमत होने चाहिए और एक व्यक्तिगत रूप से भी सहमत होना चाहिए। दोनों अलग अलग है, अगर कोई वह मैं इनकी वजह से सहमति दे रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉइंटली एंड इंडिविजुअली सर्टिफाइड दैट द गुड्स रिकमेंडेड फॉर परचेज आर ऑफ द रिक्विजिट स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, प्राइस एट prevailing market rates and the supplier recommended is reliable and competent to the supply of the good। अब इसमें देख लिए हमने हमारी बात भी करी है कि ये जो हमको चाहिए वो देगा और साथ में हम सप्लायर की भी सर्टिफिकेट कर रहे हैं कि वो रिलायबल है और वो कम्पिटेंट है कि वो सप्लाई दे देगा। तो ये दोनों ही चीज़ें कौन सर्टिफाई करेगा, परचेज कमेटी ये चीज़ सर्टिफाई करेगी। अब इसके बाद में देखो परचेज कमेटी का हो गया, पहले विदाउट कोटेशन था, डायरेक्टली ओपन मार्केट से था 25,000 तक, 25,000 के बाद में 2.5 लाख तक का परचेज कमेटी का। इसके बाद में अगले जो हैं
टेंडर की बात आती है। द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स, एडवर्टाइजमेंट टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, टू स्टेज बिडिंग, सिंगल टेंडर इंक्वायरी और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। ये आपके 5 जो हैं ये तरीके हैं। इसके बाद में आता है जब हम कोई भी टेंडरिंग है उसका ई पब्लिशिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज एंड ऑटोनोमस स्टेट बॉडीज टू पब्लिश देयर टेंडर इंक्वायरी कोरिजेंडम देयर ऑन detail of bids award on the central public procurement portal. Individual cases where confidentiality is required for reason of national security would be exempted. देखिए, अगर ऐसी देश की सुरक्षा के लिए, देश हित में आप किसी टेंडर को पब्लिश नहीं कर सकते तो उसकी भी अप्रूवल आपका जो सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो देंगे। और फाइनेंशियल एडवाइजर के कंकरेंस के साथ में ये जब डिसीजन लिया जाएगा कि ये टेंडर जो है वो ई पब्लिशिंग नहीं की जा सकती, तो उसका जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? सेक्रेटरी से, ठीक है। विद वो सेक्रेटरी का किसके कंकरेंस से देगा? फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। E-procurement, it is mandatory for ministry department receive all bids through e-procurement portal in respect of all procurement, ठीक है। Ministry department which do not have a large volume of procurement or carry out procurement required only for day-to-day running office also have not initiated e-procurement through any other solution provided so far may use e-procurement solution developed by NIC. Other ministry department may either use e-procurement solution developed by NIC or engage any other services provided the following due process. The e-procurement system of India enable the tenders to download the tender schedule free of cost and then submit the bid online through this portal. E-procurement system is a process of processing the items electronically using internet. This facility drastically reduce the tendering cycle time and reduce most of the indirect cost and enhancing transparency in प्रोक्वायरमेंट। देखिए, ई प्रोक्वायरमेंट सिस्टम बहुत बढ़िया है, भारत सरकार ने ये इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने इसको क्यों लॉन्च किया, क्योंकि आप जो भी सारा प्रोक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है शुरुआत इनिशियल से लेके सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ दिखाई देता है, पब्लिक डोमेन में पड़ा होता है, तो वहीं से पब्लिश होता है और वहीं उसी के थ्रू टेंडर की जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी टर्म कंडीशन है वो जो सप्लायर हैं या ठेकेदार हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सबमिट करते हैं। ई प्रोक्वायरमेंट की जो वेबसाइट है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्वायरमेंट पोर्टल, ये किन किनों ने मिलकर बनाई हुई है? नेशनल NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन क्लोज एसोसिएशन विद द प्रोक्वायरमेंट पॉलिसी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये तीनों ने मिल करके ई प्रोक्वायरमेंट पोर्टल को डेवलप किया है, ठीक है। Primary object of the portal is to provide a single point access to the information on procurement made across various ministries and the line department. ये आपको विंडो दिखाई दे रही है अपने ई प्रोक्वायरमेंट की। In individual cases where national security and strategic consideration demand confidentiality, ministry department may exempt such cases for e-procurement after seeking approval concerned secretary and with concurrence financial advisor. In case of tender floated on Indian missions abroad, competent authority to decide the tender may exempted such case from e-procurement. अब इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट टेंडर इंक्वायरी है रूल 161 में। अब यहाँ पर जो प्रोक्वायरमेंट है फॉर प्रोक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 25 लाख एंड अबव, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट टेंडर इंक्वायरी करनी है। 25 लाख से ज़्यादा की है तो
एडवर्टाइजमेंट टेंडर इंक्वायरी की जाएगी। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी क्या होता है? आपको पहले मेरे वीडियो में ये चीज़ देखी होगी, मैंने उसमें बताया था कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी और एडवर्टाइजमेंट टेंडर इंक्वायरी में क्या अंतर होता है। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट टेंडर इंक्वायरी में वाइड पब्लिसिटी की जाती है और इसमें किसी से कोई अप्रोच नहीं की जाती है। लेकिन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर आइटम सप्लाई करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अप्रोच की जाती है और उनको बोला जाता है कि हम इस तरह प्रोक्वायरमेंट करने वाले हैं। उनको लेटर लिख के दिया जाता है कि आप अपने इस हमारे जो है ये अप्लाई करिए कॉन्ट्रैक्ट। उनको लिखा जाता है, लेटर से अप्रोच की जाती है कि भाई लिमिटेड होता है ना, नाम ही लिमिटेड है। सेलेक्टेड जो है जो एजेंसियाँ हैं, फर्म हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको अप्रोच किया जाता है। फॉर प्रोक्वायरमेंट ऑफ गुड्स व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू इज अप टू 25 lakhs। Purchase through limited tender inquiry may be adopted when where the estimated value of the procurement is more than rupees 25 lakhs in the following circumstances. The competent authority in the Ministry of Department certified that the demand is urgent and any additional expenditure involved by not procuring through advertisement tender inquiry is justified in view of urgency. The Ministry of Department should also put on record the nature of urgency and reason why the procurement could not be anticipated। ठीक है, 25 लाख से ऊपर की जो चीज़ें हैं वो भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी से खरीदी जाती हैं। अगर मिनिस्ट्री या जो डिपार्टमेंट है ये बताएं कि वो अर्जेंट है और क्यों ज़रूरी है कि एडवर्टाइजमेंट में जाने में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में टाइम देना होता है, 15 दिन का 20 दिन का टाइम लगता है। आप फिर कोई ऐसे फर्म आती हैं नहीं आती हैं उनका इंतज़ार करना। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में क्या होता है कि सीधा जो एजेंसियाँ उनसे अप्रोच की जाती है। There are sufficient reason to recorded and written by the competent authority indicating it will not be public interest to procure the goods through advertisement tender inquiry। अगर ये सर्टिफिकेट जो है कंपेटेंट अथॉरिटी जो है वो लिखेगी रिटन में कि क्यों ये चीज़ एडवर्टाइजमेंट टेंडर इंक्वायरी से नहीं खरीद जाती। इसमें भारत सरकार का हित और पब्लिक हित जो है वो क्या कहता है। अगर ये पब्लिक हित में डिसीजन सही रहता है, सही है, तो वो ये चीज़ लिख के देंगे। The source of supply are definitely known and possibility of fresh source beyond those being tapped in remote। Two bid system for purchasing high value plant machinery etc. of a complex technical nature, bids may be obtaining in two parts of as under। टू बिड सिस्टम होता है जहाँ पर हाई वैल्यू जो प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा खरीद रहे हैं तो वहाँ पर टू बिड सिस्टम होता है। इसमें दो तरह की बिड ली जाती हैं। ये पहली बिड होती है टेक्निकल बिड, दूसरी होती है फाइनेंशियल बिड। अगर टेक्निकल बिड उसकी एक्सेप्ट होती है तो ही फाइनेंशियल बिड खोली जाती है, और अगर टेक्निकल बिड ही एक्सेप्ट नहीं होती तो फाइनेंशियल बिड भी नहीं खोलते हैं। टेक्निकल consisting of all technical details along with the commercial term and conditions, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और फाइनेंशियल में इंडिकेटिंग आइटम वाइज प्राइस फॉर द आइटम्स मेंशन्ड इन द टेक्निकल बिड। सिंगल टेंडर इंक्वायरी क्या होती है? इसमें किसी भी जो प्रोक्वायर गुड्स हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी है जो केवल एक ही कंपनी बनाती है, उससे हमें प्रोक्वायरमेंट करने के लिए अब भाई आपको ज़रूरत है, अब वो चीज़ें आपको चाहिए भी और कंपनी भी एक ही है, तो वो भी हम खरीद सकते हैं। प्रोक्वायरमेंट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स मे बी रिस्टोर्ड to in the following circumstances। It is a knowledge of the user department that only a particular firm is the manufacturer of the required goods। In case of emergency, the required goods are necessary to be purchased from particular source and the reason from such decision is to be recorded and approval of the competent authority obtained। For standardization of machinery of spare parts to be compatible to the existing sets of equipment on the advice of a competent technical expert and approved by the competent authority, the required item is to be purchased only from a selected
फर्म। अगर आपको आपके पास प्लांट एंड मशीनरी उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स लगना है जो कि सिंगल जो फर्म है वही देती है, तो उसका भी अप्रूवल अगर टेक्निकल एक्सपर्ट सजेस्ट करता है तो टेक्निकल एक्सपर्ट की सजेशन पे कंपटेंट अथॉरिटी अगर अप्रूवल दे देती है तो आप वो खरीद सकते हैं। तो आप ये जब खरीदेंगे तो उसमें ये आर्टिकल जो है, ये जो सर्टिफिकेट जो है ये लगाना है। रूल 116 GFR का जो ये सर्टिफिकेट है ये साथ में डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग फॉर्म इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बिफोर प्रिक्वायरिंग द गुड्स फ्रॉम ए सिंगल सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 166(1) एंड 166(3) एज एप्लीकेबल। द इंडेंटेड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, फर्म का नाम, नो अदर मेक ऑफ मॉडल इज एक्सेप्टेबल फॉर द फॉलोइंग रीजन, रीजन लिखना है। कंकरेंस ऑफ फाइनेंसिंग टू बी प्रपोजल, कंकरेंस ले लिया है, उसका जो है लेटर नंबर वो लिखना है। अप्रूवल ऑफ द कंपटेंट अथॉरिटी, उसका भी जो लेटर नंबर या नोट सीट का जो है वो जिक्र वो करना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये मेरा वीडियो ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो बड़े मन से पढ़ाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। थैंक यू।